नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, टॉपिक का नाम है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मीनिंग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है। आप लोग बहुत सारी किताबों में इसको पढ़ा भी होगा, लेकिन आज आप लोग इसको कंसंट्रेट होकर के 15 पॉइंट पढ़िए। बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो आप लोग इसके पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा या उसका व्याख्या ठीक ढंग से नहीं सुना होगा। आइए हम लोग टॉपिक पाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव टाइप। मीनिंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वह प्रिमिटिव टाइप का होता है। प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस का मीनिंग ये हो गया कि द न्यूक्लियस इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड हिस्टोन प्रोटीन आर एब्सेंट। मीनिंग ऐसा केंद्रक जिसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और हिस्टोन प्रोटीन न पाए जाए, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसी को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं या फिर जीनोफोर बोलते हैं। यूकैरियोटिक में पहला पॉइंट है, इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। मीन्स वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, तो जो वहाँ पे चीज़ें एब्सेंट है वो यहाँ पे क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में। तो बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जनरली प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। ज़्यादा फेमस नाम इसका पेप्टाइडोग्लाइकेन है। अब सब अगर हम लोग देखें तो पेप्टाइडो और ग्लाइकेन मतलब यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना है। अब अगर हम लोग देखें कि पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंपोजिशन क्या होता है, तो ये जो पॉलीसेकेराइड या कहें हेट्रोपॉलीसेकेराइड है वह एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ 4 से 5 अमाइनो एसिड का एक चेन भी पाया जाता है। और पेप्टाइडोग्लाइकान का बेसिकली फंक्शन होता है कि यह बैक्टीरियल सेल को अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है, एंटीबायोटिक से बचाती है और एक स्पेसिफिक शेप देती है। यूकैरियोटिक सेल में दूसरा पॉइंट है, सेल वॉल प्रेजेंट इन। अब यूकैरियोटिक सेल में प्लांट एनिमल दोनों इंक्लूड है, तो एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन प्लांट के केस में अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में जिसमें क्या है, फंजाई, एल्गी और प्लांट, इन तीनों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। तब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन तीनों में कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। तो फंजाई में आप लोग पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगल सेलुलोज या काइटिन की बोलते हैं, कोशिका भित्ति बनी होती है। एल्गी और प्लांट में किसका बना होता है, सेलुलोज का। एक प्रश्न इसी से कई बार वनडे एग्जामिनेशन में टेट सीटेट में पूछा हुआ है कि इस बायोस्फीयर में या जैव मंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, सेलुलोज है, क्योंकि यह एल्गी और प्लांट दोनों के सेल वॉल में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या है, वह काइटिन है, क्योंकि काइटिन फंगल के सेल वॉल में और इसके साथ साथ जो है कि जितने आर्थ्रोपोडा वर्ग हैं उनके एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल में पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन बियर रेस्पिरेटरी एंजाइम, और इस एक ऑर्गेनेल का नाम है कोशिकांग का, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसोसोम, जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है।
तो उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक में इनवैजिनेट या इनफोल्ड होकर के एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम लोग मिसोसोम बोलते हैं, जिसको यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया के समान माना जाता है। मीनिंग इसका काम बेसिकली क्या होता है, जो कि रेस्पिरेशन से संबंधित है। यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं पाए जाते क्योंकि इसमें वेल डेवलप क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म लैक सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो उसके साइटोप्लाज्म हैं उनमें तमाम सारे कोशिकांग जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस जनरली एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो तमाम कोशिकांग हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इनमें सब चीज़ें जनरली पाई जाती हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये भी है राइबोसोम। तो राइबोसोम देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। लेकिन जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होता है उसको हम लोग 70S टाइप कहते हैं। तो एस का मीनिंग क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट। मतलब राइबोसोम को हम लोग सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या अवसादन गुणांक के आधार पर इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं। इसलिए कहा गया कि 70S पे सेडिमेंट होता है और 80S पे सेडिमेंट होता है। अब अगर देखा जाए उपस्थिति की बात करें तो 70S राइबोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक के साथ साथ कुछ यूकैरियोटिक कोशिकांग जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जनरली फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, या फिर अगर ग्रुप में रहता है तब उसको हम पॉली राइबोसोम बोलते हैं। यूकैरियोटिक में राइबोसोम जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इंडोप्लाज्मिक मतलब मेम्ब्रेन से क्या होता है, चिपका रहता है या फिर फ्री भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस डू नॉट अकर। मतलब प्रोकैरियोटिक में इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस नहीं होती या नहीं पाई जाती है। अभी है क्या, तो इसको आप लोग देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है। अब देखिए इसमें क्या है कि इंडोसाइटोसिस का मीनिंग क्या हो गया कि सेल के द्वारा जो सेल की जो मुख्य रूप से प्रोसेस जो है इंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस जो है प्रोटिस्टा वर्ग के ऑर्गेनिज्म में और एनिमल सेल में पाया जाता है। इंडोसाइटोसिस में क्या है कि कोई भी सेल इनफोल्ड या इनवेजिनेट होकर के किसी भी भोज्य पदार्थ को क्या करती है, इंगल्फ करती है। तो इसमें दो टर्म है इंडोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब ये है कि अगर जैसे अमीबा से अगर फॉर एग्जांपल देखा, अगर अमीबा किसी लिक्विड भोज्य पदार्थ को या लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में भोज्य पदार्थ को मेम्ब्रेन के थ्रू अगर इंगल्फ कर रहा है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और लिक्विड होने के कारण इसी का एक और अल्टरनेट टर्म दिया गया सेल ड्रिंकिंग। मतलब सेल के द्वारा किसी चीज़ को पीना, मतलब लिक्विड चीज़ है तो उसको हम ड्रिंक करेंगे। तो अगर लिक्विड भोज्य पदार्थ है तो पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। अगर भोज्य पदार्थ हमारा सॉलिड ठोस रूप में है तब उसको हम फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग बोलते हैं। ठीक, और दूसरा इसमें टर्म है एक्सोसाइटोसिस। मीनिंग इसका हो गया कि जो तमाम सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उस अपशिष्ट पदार्थ को सेल से निकालने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसमें क्या आता है अपशिष्ट पदार्थ को सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है माइटोटिक स्पाइंडल आर नॉट फॉर्म्ड। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोटिक स्पाइंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वह डायरेक्टली फिजन के द्वारा डिवाइड, मतलब जब डिवीजन होना रहता है तो न्यूक्लियस डायरेक्टली बिना क्रोमोसोम में परिवर्तित हुए डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यूकैरियोटिक में माइटोटिक स्पाइंडल का फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पर जब क्रोमोसोम का डिफरेंशिएशन होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए स्पाइंडल फाइबर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं सेल साइकिल इज शार्ट टेक 20 to 60 मिनट। इसका मीनिंग ये हो गया कि
कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की जो लाइफ साइकिल होती है वह छोटी होती है, जिसमें लगभग 20 से 60 मिनट का समय लगता है। लेकिन यूकैरियोटिक में लाइफ साइकिल जो होती है, यूकैरियोटिक में जो सेल साइकिल है वह लॉन्ग होती है। इनमें लगभग 12 से लेकर के 24 घंटे का समय लगता है कंप्लीट होने में। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो यूकैरियोटिक में जो सेल साइकिल है उसको अगर देखा जाए तो हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज में G1 आता है, S आता है और G2 फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, या कहीं कि इसको फर्स्ट गैप फेज लिखा हुआ है, सिंथेसिस फेज लिखा हुआ और सेकेंड गैप फेज लिखा हुआ है। और जो M फेज है उसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। मीनिंग कोई भी सेल जो न्यूली फार्म सेल होती है वह इंटरफेज में केवल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होती है, और एक्चुअल डिवीजन उसका जो होता है माइटोटिक फेज में होता है। माइटोटिक फेज को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। अब कैरियोकाइनेसिस में कितने फेज हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। दूसरा स्टेप जो आता है उसका साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है वह एनिमल सेल में, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किस मेथड से होता है, तो उसको हम बोलते हैं बाई फरो या क्लीवेज, जिसमें क्या होता है कि पेरिफेरल टू सेंट्रल एक फरो बनता है जो सेल को डिवाइड कर देता है। और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस जो होती है वह सेंट्रल टू पेरिफेरल, मतलब सेंटर से एक सेल प्लेट बनेगा और जो बाहर की ओर जाकर के सेल को डिवाइड कर देता है। तो एक कई बार पूछा गया है कि प्लांट सेल में पेरिफेरल टू सेंट्रल क्यों नहीं साइटोकाइनेसिस होता, तो उसका आंसर है कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जिससे पेरिफेरल टू सेंट्रल डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 9वां पॉइंट, सेल इज हैप्लॉइड। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वह अगुणित होती है। हैप्लॉइड मतलब इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वह डिप्लॉइड, मतलब इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट 10वां, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रक्रिया जो होती है कोशिका द्रव्य में होती है, और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो अभी है क्या, तो इसको यहाँ पे एक लाइन में से दिखा दिया गया है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जनरली इन्वॉल्व होती है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। अब एक चीज़ आप लोग देखा होंगे, जो आरएनए वायरस होते हैं, जैसे मतलब कोविड वायरस है, HIV से रिलेटेड जो वायरस है, जो आरएनए वायरस हैं, उनमें एक स्पेशल एंजाइम पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस एंजाइम के द्वारा क्या होते हैं कि एमआरएनए से डीएनए भी बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब इसमें एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाए, और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अगला पॉइंट, न्यूक्लियोइड कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड जीनोफोर कहते हैं, तो एक सेट क्रोमोसोम कंटेन करता है। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा 2 या मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो देखिए किसी सेल में अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो हैप्लॉइड, 2 सेट क्रोमोसोम हो तो डिप्लॉइड, 3 सेट है ट्रिप्लॉइड, 4 है टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड। लेकिन एक कॉमन टर्म है कि किसी भी सेल में अगर 2 सेट से ज़्यादा अगर क्रोमोसोम हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, जो प्लांट केस में काफ़ी फेमस है। तो पॉलीप्लॉइडिक जो कंडीशन का मीनिंग क्या आ गया कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये होता क्यों है? तो इसका एक रीज़न ये है कि मियाटिक मतलब फेल्योर। तो मियाटिक फेल्योर का मीनिंग ये हुआ कि मियाटिक डिवीजन के दौरान जो है कि क्रोमोसोम का जो डिफरेंशिएशन होता है नहीं हो पाता है, मतलब किसी कारण से स्पाइंडल फाइबर ब्रेक हो जाए, उसका फॉर्मेशन ना हो।
दूसरा आता है माइटोटिक फेल्योर। यहाँ पर भी है कि माइटोटिक डिवीजन के दौरान भी क्या होता है, क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन या सेपरेशन ना हो पाए। और इसको हम केमिकली, वर्तमान में केमिकली प्लांट केस में जो तमाम सारे पॉलीप्लॉइड बनाए जाते हैं, तो इसमें हम लोग एक केमिकल, एक ड्रग का यूज करते हैं, एंटीबायोटिक, जिसका नाम है कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन क्या करता है कि स्पाइंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है या ब्रेक कर देता है, जिससे क्या होता है कि क्रोमोसोम का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जिससे पॉलीप्लॉइडिक कंडीशन आ जाती है। अगला पॉइंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें डीएनए क्या होता है, जनरली सर्कुलर होता है। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जनरली लीनियर होता है, लेकिन इसके साथ साथ सर्कुलर डीएनए भी होता है। जैसे प्लाज्मिड की हम लोग बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होता है तो वह सिंपल टाइप का होता है और फ्लैजिलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यूकैरियोटिक में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन का बना होता है। और एक पॉइंट और स्पेशल फीचर है यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सिलिया का, कि कई बार पूछा गया कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सिलिया में जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वह किस डायरेक्शन में होता है। तो माइक्रोट्यूबुलर या माइक्रोफाइबरल जो अरेंजमेंट होता है वह 9+2 होता है। मतलब 9 डबलेट जो होते हैं पेरिफेरल होते हैं और 2 डबलेट क्या होता है, सेंटर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 14वां पॉइंट है प्रोकैरियोटिक में, कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। इसमें एक सिंपल डिवीजन होता है कि जब सेल को डिवाइड होना रहता है तो सेल हल्का से इलांगेट करेगी, उसका न्यूक्लियस या जेनेटिक मैटर इलांगेट करता है, फिर सेल के बीचों बीच सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है पेरिफेरल टू सेंट्रल, और एक कॉन्स्ट्रिक्शन धीरे धीरे डीपर होता जाता है और सेल 2 पार्ट में डायरेक्टली बढ़ जाती है। यूकैरियोटिक में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह एसेक्सुअल और सेक्सुअल, मतलब अलैंगिक और लैंगिक 2 मेथड से होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेल साइज स्मॉलर। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके सेल की साइज क्या होती है, जनरली छोटी होती है, 1 से 10 नैनोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वह लार्जर होती है। मतलब यूकैरियोटिक की सेल साइज लार्जर होती है प्रोकैरियोटिक की तुलना में, मीनिंग 10 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल क्या है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, और यूकैरियोटिक में एल्गी हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्टा हैं, प्लांट हैं और एनिमल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। किसी अगर प्रकार का आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई मतलब सुझाव है तो आप लोग कमेंट में जो कि ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को अवश्य जो कि शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।